उद्धव ठाकरे तो बेचारे बनते बनते खुद को उन्होंने रिवाइव कर लिया मौका देख के। बादल परिवार रिवाइव नहीं कर, अकाली दल उस ढंग से रिवाइव नहीं कर पाया, समय पर वो अलग नहीं हो पाए। राजेश बादल जी, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार भी भाजपा की इस विस्तारवादी नीति कहें या सहयोगी दलों को पर कुटिल दृष्टि कहें, जो भी शब्द इस्तेमाल करें अपनी सुविधा के हिसाब से, उनसे नीतीश कुमार अपने आप को निकाल कर समय रहते ले जाएंगे, या नीतीश कुमार की गति भी उन सहयोगी दलों की तरह होगी कि सब कुछ मिट गया, कुछ निकाल नहीं? देखिए अभिषेक, अभी मैं शरद जी को सुन रहा था, लेकिन सबसे पहले तो मैं बहुत ही विनम्र माफी मांगना चाहता हूं कि किन्हीं अप्रत्याशित कारणों के कारण मुझे कुछ विलंब हुआ, देर हुई, तो मैं आप दोनों विद्वानों की बात नहीं सुन सका। लेकिन जो शरद जी बहुत अच्छा विश्लेषण अभी किया और किस तरह से उन्होंने बताया जो अन्य दलों के बारे में, तो जब आप नीतीश कुमार के संदर्भ में ये बात करते हैं अभिषेक जी, तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि हर बड़ी पार्टी और खासतौर पर जिसका चरित्र भारतीय जनता पार्टी जैसा हो या भारतीय जनता पार्टी ही हो, तो वो तो जब सत्ता में आ जाती है तो निश्चित रूप से अपने सहयोगियों को सबसे पहले नुकसान पहुंचाने का काम करती है। ये तो हमने देखा है। आप अभी उद्धव ठाकरे को बेचारा बनाने की बात कह रहे थे कि वो बनते बनते रह गए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे जब तक साथ रहे और जब तक वो आप सोचिए कि वो इतने बेचारे हो गए थे, इतने हताश, निराश और लांछित हो गए थे कि जो पार्टी सारी उम्र कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से, एनसीपी तो चलिए शरद पवार तो पटाते रहे बाल ठाकरे को, लेकिन कांग्रेस से तो नफरत ही करती रही, अगर उसके साथ सरकार बनाने पर आमादा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि अंदर का फासला कितना बड़ा था। उद्धव ठाकरे ने कई बार अपमान के कड़वे घूंट पिए हैं, ये हमने देखा है मौजूदा सरकार में। दूसरी बात हमें यह भी मानना पड़ेगा कि देखिए, अब हम अगर ये अपेक्षा करें कि जो एनडीए का गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के जमाने का है, तो थोड़ा सा हमारी भूल है या नासमझी हम कह सकते हैं, मेरी अपनी, क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मतलब इन दो शिखर नेताओं के रहे हुए सरकार रहे ना रहे, लेकिन उनका जो एनडीए गठबंधन था, उन दलों को साधने का हुनर और कला अटल जी को आती थी। और हमने देखा है कि चंद्रबाबू नायडू देखिए काफी समय तक संयोजक रहे, शरद बाबू रहे, और जो शरद बाबू को अब आजकल एक छोटा सा मकान नहीं मिल रहा है, तो शरद यादव जी, तो हालत उनकी खराब है। तो जो पार्टी अपने पुराने गठबंधन के संयोजकों का की परवाह ना करे, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको याद है ये गठबंधन में कब से कोई संयोजक नहीं है? अभी इन दिनों कौन है संयोजक, याद है आपको? आखिरी तो प्रकाश सिंह बादल थे। अभी तो याद नहीं है। अब प्रकाश सिंह बादल जी लंबे तो समय तक अलग, जॉर्ज फर्नांडिस रहे, स्थापना हाँ काल से 98 से जी, जॉर्ज फर्नांडिस रहे। जॉर्ज, हाँ, लेकिन उसके अभी बाद इधर नहीं, मैं तो अभी हाल के 2014 के बाद के हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जब से उस समय इस 13 से देश की, प्रकाश सिंह बादल थे। जी, तो अब देखिए जिसका पूरे दलों को साधने का जो संयोजन का जिम्मा जिस पार्टी के और जिसके अध्यक्ष के साथ रहा हो, वही छोड़ के अलग हो जाए, आज तीनों संयोजक के साथ नहीं है, तो इसका क्या अर्थ लगा जाए? नीतीश कुमार की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि देखिए ये अवसरवादी गठबंधन में तब्दील हो चुका है, और नीतीश बाबू को ये समझना होगा कि हरियाणा की, आपको याद है मनोहर लाल खट्टर का जब दूसरा चुनाव हुआ, तो एनडीए में कौन सा दल शामिल हुआ? जो उसके खिलाफ चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद ऐसा गठबंधन हुआ कि पक्ष और प्रतिपक्ष ने मिलकर के सरकार बना ली और जनता और मतदाता ये रह गई। वहां लोकतंत्र हारता है। जब ये नीतीश कुमार भले ही ना समझ रहे हों, लेकिन हमें याद है, और शायद बिहार चुनाव के पहले हम लगातार, शरद जी को भी याद होगा कि हम लोग चैनलों में और लगातार शो में, विश्लेषणों में इस बात को कहते थे कि ये नीतीश कुमार जी के लिए बहुत ही खतरनाक दौर है। उनको लगातार बोना करने का काम चल रहा है, और इतना बोना कर दिया जाएगा कि उनकी पार्टी का अपना जनाधार सिकुड़ जाएगा। और चुनाव के बाद हमने देखा, हालांकि गलती नीतीश कुमार से हुई थी जब उन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ करके, और जब वो बीजेपी के साथ गलबहियां की उन्होंने, तो बुनियादी सैद्धांतिक गलती तो उन्होंने की, जिसके साथ आप चुनाव लड़ते हैं और उसके साथ आप छोड़ करके चले जाते हैं। तो अब नीतीश कुमार फंस तो गए चक्कर में। अब देखिए, अब ये बात कही जा रही कि उनका चूंकि पार्टी के जनाधार कुछ बचा नहीं है, अब उनको राज्यसभा में भेजा जाए,
या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, ताकि एक जैसे लोकतंत्र तो पार्टियों में रहा नहीं। नीतीश कुमार अगर उपराष्ट्रपति बन गए, संवैधानिक पद पे बैठ गए, तो फिर तो अपने पार्टी को चला नहीं पाएंगे। तो उस पार्टी का जनाधार और वोट बैंक कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? यानी नीतीश कुमार की पार्टी गई। अगर वो उपराष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, अगर वो राज्यसभा में जाने का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, तो थोड़ा सा स्थितियां अलग हो सकती हैं। कहने का अर्थ यह है कि नीतीश कुमार जी के लिए गंभीर चेतावनी है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। क्षेत्रीय भारतीय संविधान और भारत का लोकतंत्र इस बात की इजाजत नहीं देता कि केवल दो दल सत्ता में रहें या सरकार पक्ष और प्रतिपक्ष में रहें। बहुदलीय लोकतंत्र है और इसमें हर छोटे एक रिपब्लिक खोबरागढ़े को भी, क्या अपने रामदास आठवले के लिए भी गुंजाइश है और जिसका कोई सांसद ना भी हो तो उसके लिए भी गुंजाइश है। तो सभी के लिए संभावना है और यही हमारे लोकतांत्रिक गुलदस्ते की खूबसूरती है। लेकिन एनडीए गठबंधन से ये बात बिल्कुल सही है कि छोटे दल अब डरने लगे हैं। मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समस्या दिख रही है मौजूदा दौर में, दो लोग एक नारा दिया जाता है कांग्रेस मुक्त भारत। यूं कहे कि उस नारे का अर्थ ये लगाया गया विपक्ष मुक्त भारत। लंबे समय से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन एग्जाम, हर चीज को यानी डाइवर्सिटी को खत्म करने की। जबकि डेमोक्रेसी तो डाइवर्सिटी से चलती है। पॉलिटिकल अलायंस या ये पॉलिटिकल पार्टी भी कहे तो वो भी एक बहुत बड़ा डाइवर्स अम्ब्रेला ही होता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो तो सारे पॉलिटिकल पार्टी, यशवंत सिन्हा जी कहते हैं, मेरे से एक दिन बात हो रही थी, ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, इनके कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन ये पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, गठबंधन के कामकाज में पारदर्शिता क्यों नहीं है कि सहयोगी दल एक दूसरे को संशय की दृष्टि से देख रहे हैं। स्मॉलर पार्टनर बिग पार्टनर को संशय की दृष्टि से देख रहा है और अंततः वो विपक्ष के पाले में चला जा रहा है। कारण क्या है? म्यूट है आप। देखिए अभिषेक, इसके लिए जो बीज हैं इसके इस तरह की सियासत के बीज 1993-94 से पड़ने लगे थे, जब भारतीय राजनीति में घनघोर अस्थिरता का दौर आया था और जब लगातार, आपको याद होगा कि 2 बार मध्यावधि चुनाव हुए थे लोकसभा के और बहुमत का कोई दल नहीं आके सरकार नहीं बना पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रीय दल और प्रादेशिक दल होते हैं या थे उस वक्त, उनको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने मत प्रतिशत को, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कई तरह के कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते थे और उस कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति के चलते वो जो है भारतीय राजनीति में कौन कितनी पटरियां उतर गई और कितने दाएं बाएं चले गए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो आज आप अभी जो पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि जड़ तो उसकी वही थी। दूसरी चीज ये है कि अभी जो बात हो रही थी कि देखिए नीतीश कुमार मूल, जैसे अभी भाई सुनीलम ने अपना उदाहरण सुनाया था कि वो पटना में जब गए तो कहा कि आप समाजवादी नहीं मानते। भाई समाजवादी कैसे मान सकते हैं जब मैं कह रहा हूं कि 2014 के बाद आपकी जो पार्टी है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर और पूंजीवादी नीतियों पर चल रही है। समाजवादी नीतियां तो आपकी रही नहीं। अगर समाज घोषित तौर पे समाजवादी नीतियां रही हैं किसी की, तो कांग्रेस की रही हैं। और थोड़ा बहुत जो समाजवादी के चिंतन के साथ, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस जुड़े हुए थे, नीतीश कुमार खुद उस वक्त जुड़े हुए थे, वो आडवाणी और अटल जी की थी। तो जब वो भाजपा ही खत्म हो गई और उसने पूंजीवाद को अपना सहारा बना लिया, तो पूंजीवाद और समाजवाद तो दुश्मन है, मेरा अपना जो सोच है। तो ऐसी स्थिति में उनको कैसे समाजवादी माना जा सकता है? वो रंग बदल चुके हैं। तो रंग, जब प्रादेशिक पार्टियों की जो आप बात कर रहे हैं, वो चक्कर यही है कि वो अपने अस्तित्व के लेकर के इतनी असुरक्षित महसूस करती रहती हैं कि फिर वो वैचारिक आधार खो बैठती हैं। उनको फिर कई बार जातिवाद का सहारा लेना पड़ता है, कई बार मसल पावर का सहारा लेना पड़ता है, कई बार मनी पावर का सहारा लेना पड़ता है। इस तरह से तमाम सारी चीजें जो है, वो जो दोष है हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में, घुल जाते हैं और ऐसे में वैचारिक आधार खिसक जाता है कहीं। मुझे तो यही लगता है अभिषेक।